चलिए खबरें विस्तार से। बलिया हत्याकांड की बात सबसे पहले करते हैं। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को बलिया की CJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पेशी से पहले जिला हॉस्पिटल में आरोपी का मेडिकल कराया गया। कल STF ने लखनऊ से गिरफ्तारी की थी और धीरेन्द्र को STF की टीम बलिया लेकर पहुंची थी। रात 8 बजे बलिया पुलिस के हवाले कर दिया गया धीरेन्द्र को। 15 अक्टूबर को रेवती थाना के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर बैठक हुई थी और इसी खुली बैठक में जयप्रकाश की हत्या कर दी थी धीरेन्द्र ने। पुलिस ने 5 नामजद समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज जिला अदालत में पेशी हुई और अदालत ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है, 14 दिन के जेल में भेजा है। और इधर पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई लगातार तेजी से इस मामले में जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। धीरेन्द्र को जेल भेजा गया। इससे पहले आज सुबह उसका मेडिकल टेस्ट हुआ और उससे पहले कल गिरफ्तारी हुई थी। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी। मनीष हमारे सहयोगी बलिया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद बलिया पहुंचा, अब 14 दिन के न्यायिक हिरासत में धीरेन्द्र को भेज दिया गया है। आवाज पहुंच रही है मनीष आप तक? जी मेनका, अभी से कुछ देर पहले ही जिला अदालत में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पेश किया गया था और CJM के यहाँ धीरेन्द्र सिंह की पेशी हुई थी, जिसके बाद CJM ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। जी मेनका जी, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल ले जाया जा रहा है या जेल पहुंच चुका है मुख्य आरोपी हत्याकांड का? देखिए, जिला न्यायालय से तुरंत ही मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पुलिस लेकर जेल के लिए रवाना हो गई है और निश्चित तौर पे अब तक वो जेल पहुंच चुका होगा। जी मेनका। जी मनीष, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई सिलसिलेवार बताइए जरा। देखिए मेनका, ये 15 अक्टूबर की घटना है। बलिया के दुर्जनपुर गांव की घटना है। दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर एक खुली बैठक हुई थी। बैठक में बवाल हो गया था, 2 पक्षों में संघर्ष हुआ था और इस दौरान फायरिंग हुई थी। फायरिंग में जयप्रकाश नामक एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या हो गई थी और आरोप है कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने ही गोली चलाई थी, जो और वो तस्वीरें भी सबने देखी, जिसके बाद अब उसकी जब कल लखनऊ में गिरफ्तारी हुई और अब उसे जेल भेज दिया गया है। और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बलिया की घटना को लेकर फोन किया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के व्यवहार को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। JP नड्डा ने विधायक सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। खबर लखनऊ से यह है कि यह नोटिस जारी हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बलिया घटना की जांच में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त न की जाए। अगर सुरेंद्र सिंह ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले सुरेंद्र सिंह का सबसे पहला बयान आया था, क्रिया के प्रतिक्रिया भी होती है और उसके बाद से लगातार सुरेंद्र सिंह इस मसले पर बयानबाजी कर रहे थे, मुख्य आरोपी धीरेन्द्र का पक्ष लेते हुए। और साथ ही उन्होंने मोर्चा खोलने की भी बात कह दी थी कि अगर दूसरे पक्ष पर मामला दर्ज नहीं होता है तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, वो क्षत्रिय समाज को लेकर मोर्चा खोलेंगे। तो इसे एक जातिवादी लड़ाई में भी तब्दील करने की कोशिश सुरेंद्र सिंह की ओर से हुई थी। और अब साफ साफ संकेत, इससे पहले CM योगी आदित्यनाथ ने और प्रदेश स्तर पर सुरेंद्र सिंह को तलब किया गया और अब JP नड्डा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बात की और साफ संकेत दे दिए, साफ साफ कह दिया। विनीत कुमार दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनीत का रुख करेंगे। विनीत, ये बताएं कि JP नड्डा ने जब फोन पर स्वतंत्र देव सिंह को बात की तो क्या निर्देश साफ साफ?
तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्हें फोन किया और साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बलिया के विधायक का व्यवहार है वो ठीक नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया और जो अब लखनऊ से खबर आ रही है कि उन्हें कारण बताओ नोटिस जो है वो दे दिया गया है। तो पार्टी जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से पार्टी विद डिफरेंस की बात कर रही थी और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी उसका बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया है। और इसके साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा ने साफ तौर पर स्वतंत्र देव सिंह को यह कहा है कि जो निष्पक्ष जांच है पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी तरह का प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो साफ तौर पर सुचिता की बात जो बीजेपी ये बताइए, ये जो एक्शन है ये कारण बताओ नोटिस तक रहेगा या फिर उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की बातें सुरेंद्र सिंह करते रहे हैं जो पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करने वाला, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। जी निश्चित तौर पर ये एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। अगर अब किसी को पार्टी से निकाला जाता है तो उससे पहले एक प्रक्रिया होती है जिसमें कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और अगर उस कारण बताओ नोटिस से पार्टी संतुष्ट हो जाती है तब उसे पार्टी में रखा जाएगा, नहीं तो अगर पार्टी संतुष्ट नहीं होती है। लेकिन यह अभी इस पर निर्भर करता है कि किस तरह का जवाब जो है वो बलिया के विधायक देते हैं, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का रुख की हम बात करें, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बात करें या राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात करें, दोनों ने कड़ा रुख अपनाया है और साफ तौर पे कहा है कि बलिया के विधायक को अपने में रुख में नरमी बरतनी चाहिए। और बिल्कुल देखना होगा विनीत कि अब जब नोटिस जारी हो गया तो आगे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी बीच तो स्कूल खुल गए जिसका इंतजार बच्चों को था। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। 2 पालियों में क्लासेस चल रहे हैं। क्लास 9 से लेकर 10 यानी कि क्लास 9 और 10 पहली पाली की शुरुआत हो चुकी है जो दोपहर 11:50 तक चलेगी। वहीं क्लास 11 और 12 की कक्षाएं 12:20 पर शुरू होगी जो 3:20 तक चलेंगी क्लासेस। राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी थी। स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। सभी के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। स्कूल आने के लिए अभिभावक की सहमति भी जरूरी होगी। अगर कोई अभिभावक नहीं चाहता कि उसका बच्चा स्कूल जाए तो कोई जबरदस्ती स्कूल की ओर से नहीं की जाएगी उस बच्चे पर, ना ही उस पेरेंट पर। सरकार ने एहतियात बरतते हुए स्कूल खोलने की न सिर्फ एसओपी जारी की बल्कि 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं और इन्हें भेजा गया है अलग अलग स्कूलों में। और लंबे अंतराल के बाद जब स्कूल खुले तो मेरठ में स्कूलों का क्या हाल है, छात्र कैसे उत्साहित है, किस तरह की व्यवस्था, जायजा लिया हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव ने। स्कूल हमारा जो है स्टाफ पूरा 6 जुलाई से यहाँ लगातार कार्यरत है बच्चों की सेवा में। ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। विद्यालय में आज बच्चे जरूर आ रहे हैं लेकिन हम लोग जो है ना खाली नहीं बैठे, बच्चों की सेवा में हमने काम किया है काफ़ी, तो उसी का परिणाम है कि ये बच्चे इतने। आज के लिए सर क्या तैयारियां की गई हैं, कितनी प्रिपरेशन की गई है? सैनिटाइजेशन में देख रहा था आपने पूरे स्कूल का कराया है, क्लासेस में भी पुख्ता अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्या तैयारियां की गई हैं आज? सभी रूम्स को सैनिटाइज कराया गया। आपने देखा होगा सभी जगह जो है पानी के कैंपर रखवाए गए, उनके पास में हाथ धोने के लिए साबुन रखाया गया है और ये गोले बनाए गए हैं। बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है क्योंकि आज प्रथम दिन है। आज बच्चों को जागरूक किया जाएगा कि जब भी आएँ वो नियमित रूप से यहाँ से पहले गोले में खड़े होंगे, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग होगी और उसके उपरांत में जो है बच्चे हैंड सैनिटाइज करेंगे, फिर अंदर क्लास में जाएंगे। क्लास में जाने के लिए भी क्लास टीचर्स को भी और बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है कि उनको 2 गज की दूरी है ज़रूरी, जिससे कि ये संक्रमण से बचे रहें, एक दूसरे को संक्रमित ना करें और बाहर से भी संक्रमित होकर ना आए। इनका स्वास्थ्य हमारे लिए प्राथमिकता है। खुश कितना है आज स्कूल आए आप? बहुत खुशी है सर। हाँ, किस बात की खुशी है? स्कूल खुलने की, स्कूल में हम आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, खुश है आज हम, बहुत ज़्यादा खुशी। बस बच्चे और होते तो बहुत अच्छा लगता हमें। हाँ। कि हम घर पे पढ़ाई नहीं करे जा रहे थे, बहुत बोर हो रहे थे घर पे पढ़े हुए, इस वजह से हम काम कर रहे थे। आज के दिन को आप शिक्षा का त्यौहार भी कह सकते हैं। नवरात्र का त्यौहार तो चल ही रहा है लेकिन शिक्षा का उजियारा पूरे जग में फैले, इसके लिए स्कूलों का खुलना
बेहद आवश्यक है। आज से जब फिर से स्कूल चले हम का नारा बुलंद हो रहा है तो बच्चों के चेहरे की मुस्कान बस देखते ही बनती है और टीचर्स के चेहरे पर भी उत्साह देखा जा रहा है कि एक बार फिर से 7 महीने बाद स्कूल्स रीओपन हो गए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। उधर लखनऊ में स्कूल खुलने पर छात्रों में उत्साह देखने को मिला है। यहां क्लास के अंदर जाकर छात्रों से बात की हमारे सहयोगी प्रशांत ने। सूबे में आज से स्कूलों को दोबारा से खोल दिया गया है। लगभग 7 महीने बाद से ये स्कूल खोले गए हैं। ऐसे में अगर बातचीत की जाए, सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइन फॉलो की गई थी, उसी का जायजा लेने के लिए आज निशातगंज इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा निदेशक पहुंचे। हम उनसे जानेंगे, सर जो गाइडलाइंस थी उसके अनुरूप आज स्कूल खोले गए हैं, क्या लग रहा है छात्रों की संख्या बराबर बढ़ेगी और किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे? आज पहला दिन है तो काफ़ी हमारे जनपद लखनऊ में, जैसा कि आप भी लगातार देख रहे होंगे कि यहाँ शासन द्वारा और जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा इवन मतलब जो है मंडलायुक्त जी द्वारा यहाँ पर पूरा वर्चुअल मीटिंग करके सभी को जागरूक किया गया है और पूरे विद्यालयों में सारी व्यवस्थाएं बनाने का हमारे शिक्षकगण ने, प्रधानाचार्य ने और हमारे डीआईएस साहब ने बहुत ही जी तोड़ मेहनत किया है और काफ़ी अधिकारियों को यहाँ पर लगभग 100 से अधिक अधिकारियों को सारे विद्यालयों में लगाया गया है। मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर साफ़ सफाई और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, यहाँ सैनिटाइजेशन वगैरह की, अभी थर्मल स्कैनिंग और ये टेम्परेचर वगैरह भी हम लोगों का नापा गया और गोले बने हुए हैं। बच्चों के सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, बैठाया गया है इनको। और मैंने सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया कि ये बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं। तो बच्चे कोई पॉलिटेक्निक से आया है, कोई खुर्रम नगर से आया है, तो दूर दूर से बच्चे आए हैं, बालिका भी है। तो अपने हिसाब से ये बच्चे, आज चूँकि पहला दिन है और 7 महीने बाद ये कॉलेज हमारे खुल रहे हैं, तो इस माहौल में पहले दिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश में मेरा ये पहला विजिट है इस मतलब शैक्षणिक सत्र का। और इसमें पहले ही क्लास में मैंने देखा कि यहाँ पर कबीर दास जी को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस क्लास में ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। हमारे शिक्षक बहुत ही अच्छी तरह बच्चों से संवाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने इनको और भी तमाम तरीके बताए हैं, चूँकि ऑनलाइन। नोएडा में स्कूलों में तैयारी किस तरह की है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ने जायजा लिया। 7 महीने बाद एक बार स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं और इस समय हम खड़े हैं एक ऐसे ही स्कूल में जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, क्लासरूम के अंदर बच्चे पहुंच चुके हैं और जो भी दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए थे उसका फॉलो किया जा रहा है। जहां पे कहा गया था कि बच्चे जो बैठेंगे उनकी एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, मास्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए और साथ ही जहाँ तक हो सके आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। यहाँ क्लासरूम में अंदर हम मौजूद हैं, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पहला दिन है, उन्हीं से पूछते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है। बेटा ये बताओ कि फर्स्ट डे है आपका 7 महीने के बाद, कैसा एक्सपीरियंस है आपका आज? हमें 8 महीने बाद हमारा स्कूल खुला है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऑनलाइन भी हम पढ़ाई कर रहे थे तो ऑनलाइन में इतना अच्छे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अब सर सामने समझाएंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ आएगा। आपके जो दिशा निर्देश जो बोले हैं, जो एसओपी हैं वो फॉलो हो रहे हैं, मास्क लगाना, और जब स्कूल में आए तो कैसा फील हुआ कि सब कुछ यहाँ पे फॉलो हो रहा है? डर तो नहीं लग रहा है कोविड? नो मैम, डर नहीं लग रहा मैम। जब स्कूल में एंट्री किए थे, जब मैम सर्कल बना था 1 मीटर की गैपिंग थी मैम, और प्रॉपर हैंड वॉशिंग करवाए, सैनिटाइज़र दिए, कोरोना चेकअप को किए, प्रॉपर अच्छा लग रहा है। की जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। टीचर ये बताइए मैम, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने की हैं, क्या क्या नियम बनाए हैं? ये सारे नियम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रतिदिन विद्यालय सैनिटाइज किया जा रहा है। गेट से जब बच्चा अंदर आ रहा है प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ आ रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग गेट पे हो रही है। सैनिटाइज़र और हैंड वॉश की व्यवस्था भी गेट पे है। प्रत्येक बच्चा वहाँ हाथ साफ़ करने के बाद, धोने के बाद आ रहा है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो मास्क भूल आए हैं या उनका फट गया है, तो हम जो है उनको मास्क प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मास्क दिया जा रहा है उनको, और यहाँ एक रूम में नॉट मोर देन 25, ये हमने व्यवस्था की है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 25 होगा। तो सुना आपने यहाँ पे जिस तरीके से
क्लासरूम में जो नियम हैं और जो स्कूल में जो नियम है वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो स्कूलों को पूरी तरीके से इसके लिए तैयार कर लिया गया है, लेकिन ये जो डिसीज़न है ये आपका है कि आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी अभी वैसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। स्कूल तो खुल गए हैं, एसओपी के जरिए यहाँ पर शुरुआत भी हो चुकी है पढ़ाई की, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा प्रशासन के सामने, स्कूल मैनेजमेंट के सामने। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। जो तीसरी तिथि है, इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण हो रहा है, 18,847 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण भी हो रहा है, साथ साथ 21,414 का शिलान्यास और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास का कार्यक्रम भी एक साथ संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम शिलान्यास और लोकार्पण का नहीं है, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को तेजी देने के लिए तिथि हम लोगों ने निर्धारित की थी कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित अभियान को 100% सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसलिए एक निश्चित तिथि में इनके शिलान्यास के लिए एक तिथि आयोजित करेंगे और वह कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है। ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक इसे संपन्न होना था। पहले 2.5 वर्ष में जो गति थी बहुत कम थी। अगले 2.5 वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरा करना था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 2.5 वर्ष में काम बहुत कम हो पाया था। अगले 2.5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने था, इसको कैसे हम पूरा कर सकें, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से लक्ष्य हमारे सामने आया कि इसे 1 वर्ष पहले ही संपन्न करना है। मैं प्रदेश के अपने सहयोगी मंत्रियों को और विभागों को, ग्राम्य विकास को भी, पंचायती राज को भी, कि भारत सरकार से जब भी हमने जो सहयोग मांगा हमें प्राप्त हुआ और अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इसके महत्व को दूसरा नहीं समझ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 95% कम करने में मदद की है। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों मौतें होती थीं, खासतौर पर मस्तिष्क ज्वर से, आज वे मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन और इसके कारण होने वाले स्वास्थ्य के व्यापक परिवर्तन के वे आंकड़े हैं जिन्हें मैं नहीं कह रहा हूँ, आज यूनिसेफ भी इस बात को खुले मंच से कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने कितनी ज़्यादा प्रगति की है। दूसरा, ये हमारे लिए रोजगार देने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और ख़ासतौर पर रोजगार देने का माध्यम इसलिए, प्रदेश के अंदर जो लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय निर्मित हो रहे हैं,
यानी 59,000 के आसपास यहाँ पर इतने नए रोजगार सृजन होंगे। सामुदायिक शौचालय में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से एक एक महिला को वहाँ पर रोजगार भी प्राप्त होगा। यानी 59,000 के आसपास रोजगार एक साथ हम इसके साथ देने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो ग्राम सचिवालय पंचायत भवन के रूप में बन रहे हैं, गाँव के सार्वजनिक कार्यक्रमों को, मांगलिक कार्यक्रमों को संपन्न करने और गाँव के प्रतिदिन के रूटीन के कार्यों को भी संपन्न करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आने वाले समय में हम लोग सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। यानी एक मिनी सचिवालय का काम, एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहां पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था। बैंकों में भीड़ नहीं लगे, बैंकों की भीड़ भी कम हो, बैंक अपने दूसरे कार्यों को और दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ गांव में ही लोगों को पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ग्राम सचिवालय के साथ जुड़ें। इस एक बृहद कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 59,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को ये रोजगार भी गांव में ही प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ग्रामीण स्वावलंबन और जो इस समय अभियान प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का लिया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का भी है, महिलाओं के सम्मान का भी है और महिलाओं की स्वावलंबन का भी है, तो ये स्वावलंबन का एक कार्यक्रम उनकी सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वावलंबन के साथ भी एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं प्रदेश की सभी बहनों को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर महिलाओं में विकास के प्रति बहुत जागरूकता है और उस जागरूकता का ही परिणाम है कि प्रदेश में यद्यपि मांग तो बहुत होती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और पंचायतों में आरक्षण दिया भी गया, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है खासतौर पर हमारे जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, माननीय तोमर जी और माननीय शेखावत जी, मैं उनको बता रहा हूं कि हमारे प्रदेश में 43% महिला ग्राम प्रधान हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रगति की सोच महिलाओं के माध्यम से किस रूप में सामने आ रही हैं और इसीलिए संवाद के इस कार्यक्रम के साथ उन्होंने अपने अपने गाँव के बारे में और क्या क्या सुविधाएं उन्होंने गाँवों में दी हैं, एक रुचि के साथ वह हमारे सामने आई, बातें सामने आई हैं। आज के इस अवसर पर मैं इस अवसर पर जो हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने जो बातें कही हैं, मैं माननीय शेखावत जी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश के अंदर हर आंगनबाड़ी में और हर स्कूल में अगले 100 दिन के अंदर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की एक पूरी व्यापक कार्य योजना राज्य सरकार ने बना ली है और हमने एक टारगेट दे दिया है। हर विद्यालय में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। हर घर नल की योजना बुंदेलखंड में युद्ध स्तर पर ये चल रही है। बिंद क्षेत्र की हमारी कार्य योजना तैयार हो रखी है। हम बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आपसे समय लेकर के बिंद क्षेत्र की पाइप पेयजल की योजना को अभी शिलान्यास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने इसकी पूरी कार्य योजना हमारी हो चुकी है। EFC हमारी लगभग संपन्न हो चुकी है। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो फाइनेंस के हैं उनको थोड़ा कोविड पॉजिटिव के इस समय कोविड पॉजिटिव हुए हैं, इसलिए थोड़ा कार्य इस समय रुका है, लेकिन सामान्य रूटीन के कार्य हमारे निरंतर चल रहे हैं और हम शीघ्र इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित गाँवों में, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में और अन्य डार्क जोन से संबंधित गांवों के लिए भी हम लोगों ने अपनी एक कार्य योजना तैयार कर दी है। ये पेयजल की स्कीम भी उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसके अनुरूप हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले 3-3.5 वर्षों में 30 इंडिया पर